डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का टेरर आने वाला है 2 अप्रैल से। उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, क्या हमारी इकोनॉमी को उतना इंपैक्ट आएगा जितना हम सोचते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। आपने कुछ हफ्ते पहले मुझे कहा था कि सर हर हफ्ते हमें समरी वीडियो चाहिए कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ है। आपकी इतनी बड़ी डिमांड पे मैं आपके लिए हर हफ्ते समरी वीडियो लेके आ चुका हूं। ये तीसरा हफ्ता है कंटिन्यूअस स्कीम है। आज हम क्या चर्चा करने वाले, जब भी हम वीकली समरी करेंगे तो हम समझेंगे मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया। मार्केट्स की बात होती है तो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज ने, यूएस मार्केट्स ने, क्रिप्टो मार्केट्स ने, गोल्ड ने, करेंसी ने, एफएनओ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरे हफ्ते का विश्लेषण आपको करीबन 20-30 मिनट के अंदर दे दिया करूं ताकि आपके लिए पूरा हफ्ता आप काम करिए और उसके बाद ये विश्लेषण सुन के अगले हफ्ते का जजमेंट्स ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं फिर से इस हफ्ते का टोटल विश्लेषण यानी कि पूरी समरी। अब देखिए, साल खत्म हो चुका है। पिछला ट्रेडिंग सेशन जो था 28 तारीख का, वो आखिरी ट्रेडिंग सेशन था इस फाइनेंशियल ईयर का और वो एक छोटे से लो पे बंद हुआ है, यानी थोड़ा सा मार्केट्स करेक्ट हुई है। पर हम देखते हैं कि पूरा महीना और पूरा हफ्ता कैसे गया, वो भी हम आज चेक करने वाले हैं। पर सबसे पहले एक बहुत ही खराब न्यूज हमें इस हफ्ते मिली और वो ये थी कि म्यांमार में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसमें आप देखेंगे कि एक मिनी सुनामी भी आ गई चाइना में, बैंकॉक थाईलैंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमने देखा बिल्डिंग्स कैसे गिर रही हैं। 7 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा का ये अर्थक्वेक था और ये बहुत ही दहशत भरा था। मेरे को देख के रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं आप सबको कहूंगा कि थोड़ा समय निकाल के जितने भी लोग इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में हैं उनके लिए थोड़ा हम प्रे करें। हम हमेशा कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो लोग परेशानी में हैं उनके लिए कुछ प्रेयर कर सके। इससे ज्यादा तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, बट जो भी हम कर सके अपने मन में वो है कि हम प्रेयर जरूर करें उनके लिए। तो ये जो थी आज इस हफ्ते की सबसे खराब न्यूज जो मिली मुझे, बट क्या करें, जिंदगी चलती रहती है, हमें आगे बढ़ना है। तो आइए अब चलते हैं कि मार्केट में और क्या होने वाला है। देखिए, 2 अप्रैल को ट्रंप का टेरर अनलीश होने वाला है। पर क्या वो एक्चुअली टेरर है या एक्चुअली हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो डिपेंड करेगा कुछ चीजों पे। पर उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बारे में क्या कह रहे हैं और इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं, ये जरूर सुनिए। Well, you know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. अब वो बहुत सिंपल बात कह रहे हैं कि देखो, इंडिया शाना है, शाना हमसे बहुत टैरिफ लेता है। मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और इंडिया जो है और हम बैठ के बात समझ रहे हैं एक दूसरे के साथ और हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आ जाएंगे, यानी कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अब पॉजिटिव न्यूज क्या है कि देखिए, अगर लीडरशिप में एक संगम हो, यानी कि लीडरशिप के रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के साथ और एक कम्युनिकेशन चैनल इजीली ओपन हो, तो डेफिनेटली कंट्रीज एक दूसरे के साथ बात करके उसके इंपैक्ट को कम कर सकती हैं। पर उससे पहले हमें क्या एक्चुअली डरना भी चाहिए इससे एज ए कंट्री, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल पढ़ा मैंने उसका, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों शायद इंडिया को इतना ज्यादा ट्रंप टैरिफ से नहीं डरना चाहिए। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। वो कह रहे हैं कि इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ्स इवन एज वर्ल्ड फियर्स ट्रंप टैरिफ थ्रेट्स। 3 रीजन क्यों इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, आइए समझते हैं। सबसे पहली भी चीज कह रहे हैं कि इंडिया का जो एक्सपोजर है वो यूएस को ग्रो हुआ है, जबकि FY24 के एक्सपोर्ट्स वो $77.5 बिलियन रहे हैं। बट द मेजॉरिटी ऑफ दीज आर इन कैटेगरी वेयर इंडिया इज ईदर नॉट इजिली सब्स्टिट्यूटेबल, यानी कि इंडिया का विकल्प उनको नहीं मिल सकता है। ठीक है, मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं उसको उनको विकल्प नहीं मिल सकता है। और वेयर यूएस कंज्यूमर्स वुड बेयर द कॉस्ट ऑफ टैरिफ, यानी कि यूएस डायरेक्ट कंज्यूमर्स को उसका टैरिफ कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये दोनों सेक्टर बता देता हूं। एक है हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर, जहां इंडिया रिप्लेसेबल नहीं है इस टाइम पे, और दूसरा है हमारा फार्मा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इंडिया का जो टोटल फार्मा एक्सपोर्ट है उसका 31% अभी भी यूएस को जाता है। तो यूएस को जाता है इसलिए वहां दवाइयां सस्ती हो जाती हैं, वैसे नहीं तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग और ये सब बहुत महंगी पड़ती है। तो पहला रीजन ये है। अब आइए और रीजंस देखते हैं। इंडिया की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फोकस्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से ग्रो हुई है। अगर आप देखें कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंटिंग टू 21% ऑफ जीडीपी, और इसमें गुड्स एक्सपोर्ट जो है, जो सामान एक्सपोर्ट होता है, सर्विस मतलब आपकी टेक्नोलॉजी होगी, वो सिर्फ 12% है जीडीपी का। सब एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर टोटल रेसिप्रोकल टैरिफ लग भी गया ना तो वो 6.5 से 8% लगेगा। पर जिस हिसाब से हम एक्सपोर्ट करते हैं उस एक्सपोर्ट का एक्चुअल जो इंपैक्ट आएगा वो सिर्फ $3 बिलियन का आएगा साल का, सिर्फ $3 बिलियन का। इतनी बड़ी इकोनॉमी में, हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें $3 बिलियन का फर्क आएगा, यानी 0.1% ऑफ जीडीपी का इंपैक्ट आ सकता है अगर पूरी तरीके से टैरिफ हम पे लग गए। अगर रिलेशनशिप के कारण टैरिफ्स नहीं लगे तो और बेनिफिट होगा, पर अगर वर्स्ट बेनिफिट भी होता है तो 0.1% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको समझ रही? मुझे कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। और तीसरी चीज ये है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ है ना, सिर्फ
इंडिया के लिए नहीं है, ये कंट्रीज लाइक चाइना और उनके लिए भी, और उनके लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप यूएस का इंपोर्ट देखें चाइना से तो वो 10.5% का है, ठीक है। और उसके चक्कर जो है चाइना पे इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए चाइना बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, अपने रिलेशनशिप्स डेवलप कर रहा है इधर उधर, जो आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स में। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इंडिया पे इंपैक्ट जबरदस्त नहीं है, इसलिए डरने की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंपैक्ट भी 0.1% है और डोनाल्ड ट्रंप अभी फेवरेबल लग रहे हैं। और तीसरी चीज, यूएस वोंट क्लब इंडिया विद चाइना कैनेडा ऑन टैरिफ्स, यानी कि जितनी पिटाई मैं चाइना और कनाडा की करूंगा ना, उतनी मैं इंडिया की नहीं करूंगा। ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है और वो कह रहे हैं कि यूएस वोंट क्लब इंडिया विद चाइना एंड कनाडा। तो एक बहुत फेवरेबल स्टैंड बहुत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप का हमारी तरफ दिख रहा है। क्या आपको भी वो फेवरेबल स्टैंड दिख रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जरूर बताइएगा इस चीज की। साथ में मिलकर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे जाने से पहले फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करना है। बार बार मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज जो हमें कॉलेजेस ने नहीं दी, उस पर फोकस करना है और उसको बिल्ड करना है। इसके लिए मैं लेके आया हूं डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स, जो कि करीबन 5 मॉड्यूल्स में 40 लेक्चर्स और 4 घंटे का कंटेंट है। इसमें हमने बात करी है बेसिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में, बजटिंग के बारे में, अपनी नेटवर्थ को कैसे जाने उसके बारे में, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कैसे खरीदे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें और टैक्सेस कैसे बचाएं, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो वैसे ये कोर्स 1999 का है, तो आप स्पेशल कूपन S499 लगा के अपने लिए ये कोर्स 499 में ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे QR कोड है, उसको स्कैन कीजिए और इस कोर्स को अवेल करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी बिल्ड करिए। वापस आते हैं वीडियो पे और समझते हैं मार्केट्स ने इस हफ्ते में कैसा रिएक्शन दिया है। अगर हम इस पूरे हफ्ते को देखें तो मार्केट सिर्फ 0.62% बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि पिछले हफ्ते में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई थी। पर अगर हम इस पूरे महीने को देखें, मार्च के महीने को, क्योंकि आप याद रखिए कि इसके पिछले के जो 5 महीने थे ना, सब टाइम मार्केट्स नीचे चल रही थी। तो अगर हम महीने की कैंडल देखें तो महीने की कैंडल जो है वो बहुत जबरदस्त ऊपर गई है और इस बार निफ्टी ने एक महीने के अंदर 6.19% का रिटर्न दिया है और उसके पिछले महीने में निफ्टी 5.89% नीचे चला गया था, यानी मोटा मोटी उसने कैंसिल करके वापस उस लेवल पे आ गया जो एक महीने पहले था। अब आप सोचिए कि सब लोग जो बॉटम ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि अब जब मार्केट निफ्टी 21,000 जाएगा और नीचे जाएगा तब हम खरीदेंगे, उनके लिए बाय बाय हो गया है। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता आगे, बट एक बार का मौका आपके हाथ से चला गया। इसलिए बार बार कहता हूं, बॉटम फिशिंग करने की कोशिश प्लीज मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं जम के खरीद रहा था और अब मैंने देखा अचानक से मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया है। मैं कभी भी 1 साल के लिए नहीं खरीदता, मैं तो 10-15 साल के लिए खरीदता हूं। यानी कि पिछला महीना 5 महीने के बाद पहला महीना था जब मार्केट्स ने पॉजिटिव क्लोज किया और छोटा मोटा नहीं, 6.19% के आसपास पॉजिटिव क्लोज किया है। आइए समझते हैं इस क्लोजर के रीजंस क्या है, क्यों पॉजिटिव गया। तो आप देखेंगे जैसे कि अगर आप देखते रहे 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ऑलमोस्ट एवरी डे FII ने बाइंग करी है और पिछले 2 दिन में DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी आपके म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग की है। तो ये जम के जो बाइंग की है, तो मंथ टिल डेट बहुत महीनों बाद ऐसा हुआ है कि 2000 करोड़ की नेट परचेज करी है FII ने और 37,000 करोड़ की नेट परचेज करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, यानी कि जम के 40,000 करोड़ के आसपास का पैसा मार्केट में इस महीने आया है। क्यों आया है? क्योंकि मार्केट थोड़ी पॉजिटिव हुई सेंटिमेंट्स में और ओवरऑल जो है मार्केट का जो व्यू था इंडिया की तरफ वो बहुत जबरदस्त हुआ है। इसको और भी डेटा के साथ प्रूव करते हैं, आइए चलते हैं। मैंने आपको बताया था मल्टी एसेट क्लासेस में प्राइसेस बढ़े, तो अगर आप गोल्ड देखें तो गोल्ड प्राइसेस सोर टू ऑल टाइम हाई ओवर ट्रेड वॉर कंसर्न्स। ट्रेड वॉर होने वाला है, ट्रम्प टैरिफ लग रहा है, तो उसके ऊपर भी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो सबसे आगे जा चुके हैं, करीबन $3,074 तक पहुंच गए हैं, जबकि $3,086 तक गए थे। अब गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। मैं बार बार कहता हूं गोल्ड गद्दा होता है, गोल्ड खरीदिए, एक इन्फ्लेशन का हेज होता है। मैं जबरदस्त तरीके से पिछले 6-8 महीने से गोल्ड खरीदे जा रहा था। जब भी डिप होता था मैं गोल्ड खरीद लेता था, ETF के माध्यम से खरीदता था। अगर आप ETF की मेरी सिप ऑन डिप स्ट्रेटजी को जानना चाहते हैं तो एक सिप ऑन डिप नीचे लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर एक जबरदस्त वीडियो या कोर्स बना दूंगा ताकि आपको बहुत आराम से उस स्ट्रेटजी के बारे में पता चल जाए। तो गोल्ड भी है जो बहुत जबरदस्त हाइक हुआ है पिछले 1 महीने में। क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेड वॉर हो रही है। अच्छा, एक गुड न्यूज आई है, 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 महीने के अंदर रुपी ने 2.4% गेन किया है। तो जितनी बैंड बजी थी रुपी की वो काफी हद तक रिकवर कर लिया रुपी ने, 2.4% वो ऊपर चला गया है और डॉलर के मुकाबले 85.47 पहुंच गया है। काफी लोग अटकलें लगा रहे थे कि 100 तक पहुंच जाएगा और ये होगा वो होगा। RBI का भी जो कैश रिजर्व है वो करीबन $4.5 बिलियन से बढ़ गया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डॉलर आए जा रहे हैं और क्योंकि डॉलर आए जा रहे हैं तो इसीलिए डॉलर का प्राइस एज कंपेयर टू रुपी कम हो रहा है और रुपी स्ट्रांग हो रहा है। तो 7 साल में पहली बार हुआ है कि 2.4% गेन 1 महीने के अंदर रुपी को हुआ है। तो जो भाई सोच रहे थे कि हम यूएसए चले जाते हैं वहीं पे अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो थोड़ा नुकसान हो सकता है आपके सपनों को। अब म्यूचुअल फंड में 1 तारीख से काफी बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, आइए जानते हैं कौन से आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है
कि एनएफओस जो होते हैं, न्यू फंड ऑफर्स होते हैं, उसमें स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस लगाई जाएंगी। सेबी कह रहा है कि भाई ये जो पैसा है आपको 30 दिन के अंदर डिप्लॉय करना है जब आप पैसा ले लेते हो निवेशक से। अगर 30 दिन में नहीं कर पाए तो 30 दिन की एक्सटेंशन और मिलेगी। उसके बाद जो है फ्रेश इनफ्लोज पे हॉल्ट लग जाएगी। एक म्यूचुअल फंड हाउस आपसे फ्रेश इनफ्लो नहीं ले सकता। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, काफी टाइम ऐसे करते हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड चल रहा होता है उसको बोलते हैं यार एक काम करिए, एक न्यू फंड ऑफर आ रहा है, और उस पर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि उधर कमीशन ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या है कि सेबी ने कहा है कि ये मिस सेलिंग ना हो और लोगों का रिस्क कम रहे और सही रिटर्न्स उनको बने, इसके चलते म्यूचुअल फंड को दोनों में से जो कम कमीशन होगी वो मिलेगी। यानी कि समझिए आप ऑलरेडी एक फंड में चल रहे हैं जिसकी कमीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को 0.8% मिलती है, और एक नया फंड आया, क्योंकि नया फंड आता है तो फिर जो फंड हाउस होता है वो भी पुश करता है उसको, तो वहां समझिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को 1.2% मिलने वाला है। तो इन दिस केस अगर वो आपका स्विच भी करा देता है तो उसको 0.8% ही मिलेगा, 1.2% नहीं मिलेगा, जो मुझे लगता है काफी अच्छा इनिशिएटिव है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जिसके ऊपर मैंने रील बनाई थी, डिटेल वीडियो नहीं करी, अगर आप चाहते हो तो SIF नीचे लिख दो, मैं आपको बताऊंगा। मजेदार एसेट क्लास है। 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। जो लोग PMS नहीं कर पाते थे क्योंकि PMS 50 लाख का था, पर जिनको रिस्क ज्यादा लेना था उसके लिए ये कैटेगरी आई है। पर ये वही AMCs कर सकते हैं जो एटलीस्ट 3 साल से ऑपरेशन में और जिनका AUM करीबन 10,000 करोड़ है, तभी वो म्यूचुअल फंड हाउसेस SIF लेके आ सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी जितने बड़े हाउसेस हैं वो अपना SIF लेके आ जाएंगे। और उसके अलावा मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, डिजी लॉकर फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग। क्या हुआ, मेरे को याद भी नहीं था मेरी 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट का है, पर मैंने जैसे डिजी लॉकर खोला और वहां पे नंबर डाला तो भाई वो तो सारी रिपोर्ट कार्ड आ गई वापस सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो गया तो काफी लोगों के होता है ना, जैसे अकाउंट के डीमैट शेयर नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो वो सारी चीजें काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग है वो डिजी लॉकर के माध्यम से हो सकती है, जिससे एक बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो ये कुछ चेंजेस है जो 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो मुझे लगता है काफी सकारात्मक यानी पॉजिटिव चेंजेस है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा, एक बड़ी अच्छी खबर मिली है, विमेन इन्वेस्टर्स डिप्लॉय बिगर सम्स इन म्यूचुअल फंड्स दैन मेन। जय हो, जय हो। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे कभी कभी लगता है विमेन आर बेटर देन मेन इन मैनेजिंग मनी। उनका ना खुद पे कंट्रोल बहुत जबरदस्त होता है। तो विमेन इन्वेस्टर्स का जो पैसा है अब वो ज्यादा हो रहा है मेन इन्वेस्टर्स से। तो भाई मेरे भाइयों, ठीक है, बहनें तो आगे निकल रही हैं, तो भाइयों आप भी थोड़ा संयम लाओ, ठीक है, अपने अंदर थोड़ी सी सक्षमता बिल्ड करो, फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्ड करो। बता रहा हूं, कोर्स ले लो, S499 डालोगे, बहुत ही सस्ते में कोर्स मिल जाएगा। आपके ही हित की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा देखोगे। तो विमेन इन्वेस्टर्स बहुत जबरदस्त पैसा डिप्लॉय कर रही है। आप सब लेडीज को बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मर्दों को भी थोड़ा सिखाओ यार कि एटलीस्ट पैसा लंबे समय के लिए डालना है। मुझे काफी कंप्लेंट्स आती हैं वाइफ्स की, गर्लफ्रेंड्स की, कि भाई हमारे हस्बैंड और बॉयफ्रेंड्स जो हैं वो पैसा इधर उधर खो देते हैं। और ऐसी एक स्टोरी आपको सुना भी देता हूं। ये देखिए, ये एक 42 ईयर ओल्ड सैलरीड आदमी की स्टोरी है जिसको 62 लाख का डेट हो गया था जब उसके स्टॉक मार्केट में लॉसेस हो गए। अब देखिए, वापस बार बार बोल रहा हूं, स्टॉक्स खरीदेंगे, FNO खरीदेंगे, इसने भी वही किया है। तो वो अब कह रहा है आई हैव लॉस्ट ऑल होप। देखिए, स्टॉक मार्केट में 30-40 साल बने रहेंगे, 20 साल भी बने रहेंगे तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है, पर आदमी की होप चली गई। अगर उसकी होप चलेगी तो कहां से पैसा बना पाएगा? आपको लगता है वो पैसा बना पाएगा? कमेंट सेक्शन में बताना। 42 ईयर ओल्ड है, मतलब अभी जिंदगी बाकी, अगर वो 70-75 तक भी जीता है तो 30 साल की जिंदगी बाकी थी। 62 लाख रुपए का उधार आ गया है। अब वो कह रहा है मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए बचे हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। 62 लाख रुपए का उधार आ चुका है। 1.5 लाख रुपए की उसकी मंथली कमाई थी, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की मंथली कमाई में भी अब उसको 62 लाख की EMI देते रहना पड़ेगा जब तक वो उस EMI को लौटा नहीं देता। आई टुक लोन्स एंड लॉस्ट मनी इन शेयर ऑप्शंस ट्रेडिंग। इसलिए बार बार कहता हूं भाई, ऑप्शंस ट्रेडिंग को अगर आप सीख नहीं सकते तो प्लीज मत कीजिए, बहुत डेंजरस चीज है। इससे अच्छा SIPs करिए, आप फिर भी अच्छा रिटर्न्स कमा लेंगे। ही डिटेल्ड हाउ ही स्ट्रगलिंग विद 12 लाख इन क्रेडिट कार्ड डेट, 25 लाख इन पर्सनल लोन एंड 25 लाख इन होम लोन। अब आप सोचिए, इतना बड़ा उधार लेके बैठा है। 2 बच्चे हैं, 10 साल के और 6 साल के, और सोचिए वो अब अपने क्या कहते हैं जायदाद में उनको क्या देके जाएंगे? बच्चों को उधार देके जा सकते हैं, अब एसेट तो देके जा नहीं सकते। तो भाई क्यों ऐसी मिस्टेक करनी? वन फाइनेंशियल मिस्टेक कैन टेक यू 20 years बैक इन लाइफ। एक गलती आपको 20 साल पीछे धकेल देती है। 1.5 लाख की कमाई, सोचिए इतनी अच्छी कमाई होने के बावजूद अब सिर्फ 20,000 रुपए बचेंगे उनके पास, जिसमें वो निवेश तो कर ही नहीं सकते, उनको घर चलाना पड़ेगा, 2 बच्चे भी। ऐसी सिचुएशन ना आए, मुझे तो लगता है, इसलिए अपनी वाइफ्स को पैसा दे दो, वही अच्छा मैनेज कर लेंगे, SIPs करती रहेंगे। बहरहाल US का पिछला हफ्ता अच्छा क्लोज नहीं हुआ। S&P snaps 4-week losing streak in latest volatile market on वॉलेटाइल वीक ऑन वॉल स्ट्रीट पे नैस्डैक काफी नीचे गिरा है। मैं नैस्डैक खरीदते जा रहा हूं और वो नीचे गिरते ही जा रहा है। कभी कभी तो मुझे भी लगता है साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अरे ये दुख काहे खत्म नहीं होता, पर ठीक है, हम तो 10-10 साल के लिए खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैस्डैक मैंने देखा था 21,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया था और आज वो 17,000 के आसपास आ चुका है। तो इट इज वेरी मतलब काफी 20% के आसपास नीचे गिर चुका है। और नैस्डैक 100 में आप जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज है, US की जो टॉप टेक कंपनीज है वो उसी में है। तो अभी ये गिरा है, US का मार्केट देखते हैं इसका
इसका मंडे को क्या इंपैक्ट आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, बिकॉज ट्रंप टैरिफ ये सब मैनेजेबल हो रहा है और मंडे को मार्केट्स खुली नहीं है क्योंकि ईद है। तो आप सबको सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईद की वजह से 31 तारीख को मार्केट्स ओपन नहीं रहेंगी और 1 तारीख को मार्केट्स अब सीधा ओपन होंगी, नए साल के अंदर ओपन होंगी। अब बिटकॉइन पे आते हैं भाई। बिटकॉइन भी जो है वो $84,000 के नीचे चला गया है और $115 बिलियन का वाइप आउट हो चुका है, क्योंकि अभी पीछे बिटकॉइन काफी क्रैश किया गया है। और क्यों हुआ है? तो ड्रॉप इन क्रिप्टो कोइंसाइडेड विद अ सेल ऑफ इन यूएस स्टॉक्स ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक डेटा विद क्रिप्टो फोकस स्टॉक्स आल्सो सफरिंग हेवी लॉसेस। क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी की थोड़ी सी न्यूज खराब आई है यूएस की, और यूएस फ्रंट ड्राइवर पे है क्रिप्टो में, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है और इसलिए बिटकॉइन जो है वो $84,000 का रह चुका है। अब एक चीज देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, वो कह रहे हैं कि इस पाइकॉइन प्राइस इन ट्रबल, व्हाई दिस पेनी क्रिप्टो शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट। ये आर्टिकल मेरे को पढ़वाना नहीं है आपको, मेरे को यह समझाना है कि अब इंडिया में इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर भी इस तरह के आर्टिकल्स लिखने लग गए हैं, यानी कि क्रिप्टो की वेव आ चुकी है। लास्ट टाइम जब मैंने पूछा था तो नीचे बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो लिख दिया था, पर क्रिप्टो से पहले अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस उसके बारे में समझ ले, जिसमें मेरी सर्टिफिकेशन है ड्यूक यूनिवर्सिटी से। अगर आप चाहते हो मैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे वीडियोस बनाऊं अप्रैल से आपके लिए, क्रिप्टो के अंडरलाइन टेक्नोलॉजी पे, क्रिप्टो होता क्या है और क्यों हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट बन सकता है आगे जाके, उस टेक्नोलॉजी के बारे में समझाऊं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में क्रिप्टो लिख दीजिए। तो मैं आगे आपके लिए एक सीरीज लेके आऊंगा अप्रैल ऑनवर्ड्स, जिसमें मैं एजुकेट करूंगा पहले आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग कर लीजिए, वो दूर की बात है, पहले समझते तो हैं कि ये इकोसिस्टम है क्या, ये चीज क्या है। अगर इकोनॉमिक टाइम्स इसकी बात करने लग गया तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे क्रिप्टो तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा इसके बारे में, और हो सकता है एक सीरीज पूरी लेके आऊं अगर आपको लोग का प्यार मिला, उस पर व्यूज अच्छे मिले तो दोस्तों ये था विश्लेषण इस पूरे हफ्ते का। पॉजिटिव्स ये हैं कि मुझे ट्रंप टैरिफ का फियर थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो कह रहे हैं कि भाई मोदी के साथ मेरी दोस्ती मैं मैनेज कर लूंगा। वो कह रहा है मैं चाइना और कनाडा के साथ इनको मिक्स नहीं करूंगा, यानी कि हमारे को फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेगी। और तीसरा, अगर पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को देखा भी जाए तो हमारा लॉस ज्यादा से ज्यादा 0.1% ऑफ जीडीपी हो सकता है वर्स्ट केस में, तो यानी कि एक बहुत बड़ा लॉस नहीं है। इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं मार्केट में। 6.19% इस महीने में मार्केट्स ने जो है निफ्टी ने ग्रोथ दी है। काफी हद तक मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। विमेन जो है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो ज्यादा पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर रही हैं। तो मैं काफी चीजें कवर करता हूं अपनी इस वीकली समरी में। मैं चाहता हूं कि आप बातों को समझें, सिंपल बातें हैं, थोड़ा सा ट्रेंड एनालाइज करेंगे तो नॉलेज आ जाएगी। और अगर ये सब नहीं करना और वीडियो देख भी लिया और आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके वीकली समरी की। आप में से अभी तक सिर्फ 22% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैं चाहूंगा कि आप ये सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन हिट करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी हाई क्वालिटी वीडियोस लाने को। फिक्स माय फाइनेंस पे एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें आप मेरे साथ बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं लाइव तो वो भर दीजिए, हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। और मैं प्रे करता हूं म्यांमार के लोगों के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के लिए जो भूकंप से इस टाइम पीड़ित हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब भी उनके लिए प्रे करें। और 31 तारीख को ईद है, तो इस ईद की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथ में सबको सब मिलकर ईद बनाइए। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये जरूर बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।